नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आप लोगों में से बहुत से दर्शकों ने व्योमकेश बख्शी नाम का वो सीरियल देखा होगा जिसमें एक जासूस जो है एक एक करके जुर्म के मामलों को सुलझाता जाता है। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, जो मर्डर मिस्ट्री आप सबको बताने वाला हूं, उस मर्डर मिस्ट्री को सुनकर आपको उस सीरियल की और उस किरदार व्योमकेश बख्शी की याद आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले की पुलिसिंग जो हुई वो कुछ उसी अंदाज में हुई जैसे पुराने समय में, पहले के ज़माने में पुलिसिंग हुआ करती थी। माइन्यूट चीज़ों को पकड़कर, बारीक चीज़ों को पकड़कर, जो चीज़ें सबकी आंखों के सामने है लेकिन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई जासूसी सोच रखने वाला इंसान उसको देखकर फौरन पहचान लेता है, पकड़ लेता है और केस का खुलासा हो जाता है। ये मामला कुछ वैसा ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला गाज़ियाबाद का है। गाज़ियाबाद के नंदग्राम इलाके की घटना है और तारीख है 3 मार्च 2023, यानी इसी साल की बात है, इसी महीने की 3 मार्च की। हुआ ये कि नंदग्राम के एक मकान में रहने वाली एक महिला शिवानी चौधरी ने पुलिस को फ़ोन किया और जब उसने पुलिस को फ़ोन किया वो बेतहाशा रो रही थी और उसने ये कहा कि उसके पति ने खुदकुशी कर ली है, आप जल्दी यहाँ चले आइए। अब पुलिस ने जब ये बात सुनी तो ऑब्वियसली वो भी फ़ौरन हरकत में आई, क्योंकि मामला सुसाइड का था और सुसाइड जो है कोई मामूली अपराध तो है नहीं, किसी इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला था। पुलिस की टीम, गाज़ियाबाद पुलिस की टीम फ़ौरन नंदग्राम के उस मकान में पहुंची जहां से फ़ोन किया गया था और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिली। पुलिस ने देखा कि एक शख्स जो है अपने बिस्तर पर रक्त रंजित लहूलुहान पड़ा हुआ है और एक गोली उसके सिर के आर पार हो गई है और साथ ही वो तमंचा भी वहीं मौके पर पड़ा हुआ है जिस तमंचे का इस्तेमाल करके उसने खुद को गोली मारी थी। और ये मामला क्लियर सुसाइड का था क्योंकि उस मकान में और कोई नहीं था जब ये घटना हुई। उसका पति था और उसकी बीवी शिवानी, यही दो लोग थे और शिवानी जिंदा थी और वो चूँकि फूट फूट कर रो रही थी, उसके पति की मौत हो गई थी और वो पूरी बात बता रही थी कि कैसे खाना खाने के बाद वो लोग सोने के लिए चले गए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुली तो गोली की आवाज़ से खुली, क्योंकि बगल में उसके पति ने खुद को गोली मार ली और अब देखिए ये हाल है, यहाँ लाश पड़ी है। तो ये पूरा जो मंज़र था उसे देखकर पुलिस भी कुछ देर के लिए ठिठक गई। हालांकि पुलिस को तो अक्सर इस तरह के सीन देखने पड़ते हैं, इस तरह के मंजर पर जाना पड़ता है। पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी का बहुत बारीकी से मुआयना किया और उसे बरामद करके आगे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस इस बात पर दिमाग लगाने लगी कि क्या खुदकुशी करने से पहले कपिल ने कोई सुसाइड नोट लिखा था या नहीं, क्योंकि अगर सुसाइड नोट लिखा था तो स्टोरी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की। लेकिन शिवानी अपने पति का कोई सुसाइड नोट जो है वो पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाई। पुलिस ने भी घर की तलाशी ली लेकिन उसे ऐसा कोई भी नोट, ऐसा कोई भी हैंडआउट नहीं मिला जिसमें कपिल ने अपने मौत की कोई वजह लिखी हो या बताई हो कि उसने क्यों जान दी। पुलिस अब उसके सुसाइड की वजहों को समझने की कोशिश कर रही थी ताकि इस मामले को किसी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि यह मामला सुसाइड का ही है और जब इस बारे में उसकी पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की, शिवानी से, तो शिवानी ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उसके पति जो है मिनी ट्रक चलाने का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, आर्थिक रूप से वो परेशान रहते हैं, रुपए पैसों की हमेशा तंगी रहती है और पिछले कुछ महीनों से वो तो अपने मकान का किराया तक नहीं दे पाए हैं। इस वजह से उसके पति कपिल इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने जान दे दी। और ये वाकई बहुत सारे लोगों के लिए एक खुदकुशी करने की वजह होती है। हालांकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सुसाइड जो है वो किसी मसले का हल नहीं है और उसके लिए कोई भी वजह काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है, इसे हर हाल में जीना चाहिए, चाहे तकलीफ़ हो या खुशी हो, उसका सामना करना चाहिए और ज़िंदगी से भागना नहीं चाहिए। इन शॉर्ट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और आपके मतलब सारे लोगों के लिए ये मैसेज है क्राइम तक की तरफ से। बहरहाल, तो यहाँ पर रीज़न जो है शिवानी ने पुलिस को दे दिया था और पुलिस को लग रहा था कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि कपिल ने खुदकुशी की हो। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले और बारीकी से पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। और इसी कड़ी में पुलिस ने जब कपिल की डेड बॉडी का फिर से मुआयना किया, डेड बॉडी की तस्वीरों पर गौर किया, तो पुलिस की नज़र एक ख़ास चीज़ पर गई और वो चीज़ ये थी
कि गोली कपिल के सिर में बिल्कुल नज़दीक से मारी गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और ऐसा खुदकुशी के मामलों में आमतौर पर होता ही है। लेकिन गोली जो है वो कपिल की कनपट्टी में बाईं ओर लगी थी, बाईं ओर मारी गई थी। अब पुलिस ने ये पता किया कि क्या कपिल लेफ्ट हैंडर था जो उसने बाएं हाथ से तमंचा पकड़कर अपने सिर में गोली मार ली। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की घर वालों से और कपिल को जानने वाले तमाम लोगों से, तो पता चला कि नहीं, कपिल एक राइट हैंडर था, दाएं हाथ से अपने सारे काम करता था। अब सवाल यह है कि एक राइट हैंडर इंसान खुदकुशी करने के लिए हाथ घुमाकर अपनी बाईं कनपट्टी पर गोली कैसे मार सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अब ये एक ऐसी बात थी जिसने पुलिस के दिमाग में जो है इस मामले को लेकर शक पैदा कर दिया। अब पुलिस जो है वो शिवानी से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शिवानी अपने पति की मौत से इतना दुखी थी कि वो पुलिस के सवालों का कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रही थी। बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। पुलिस ने सोचा कि थोड़ा इंतज़ार करके वो शिवानी से पूछताछ करेगी। तब तक पुलिस ने यह भी सोचा कि इस घर में अगर दो ही लोग थे, जैसा कि शिवानी ने बताया कि शिवानी और उसका पति, और अगर उसके पति ने खुदकुशी नहीं की है, सपोज़ किसी ने उसके पति को गोली मारी है, तो वो कौन हो सकता है और क्या उसके बारे में शिवानी को जानकारी नहीं होगी? तो ये सारे सवाल पुलिस के मन में थे और इसीलिए पुलिस का शक भी जो है वो शिवानी पर बार बार जाकर रुक रहा था, टिक रहा था। पुलिस ने इस शक की और वजहों को समझने के लिए शिवानी के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसे हम CDR कहते हैं। तो जब पुलिस ने वो CDR निकलवाई और उसका बहुत बारीकी से मुआयना किया, तो पुलिस ने देखा कि शिवानी की अपने पति कपिल के अलावा एक और शख्स से खूब बातें होती हैं और बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, कुछ वैसे जैसे आमतौर पर प्रेमी जोड़ों के बीच जो है वो लंबी बातें हुआ करती हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है उस नंबर के बारे में अब पुलिस ने पता किया और पता करने पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि यह नंबर अंकुश नाम के एक लड़के का है जो पास में ही एक मोबाइल की दुकान चलाता है, मोबाइल शॉप ओनर है। अंकुश के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि अंकुश जो है वो शिवानी के साथ पिछले काफ़ी समय से इन्वॉल्व है और दोनों के बीच में विवाहेतर संबंध है, यानी इलिसिट रिलेशनशिप है। ख़ासकर अगर मैं शिवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो, क्योंकि शिवानी जो है वो एक मैरिड लेडी है और ये अंकुश के साथ पति के होते हुए भी उसके संबंध हैं। तो जब ये सारी बातें पुलिस को पता चली तो पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लव ट्रायंगल की वजह से शिवानी ने ही अपने पति का कत्ल कर दिया हो। अब पुलिस इस पहलू की सच्चाई जानना चाहती थी। जब एक एक करके सारे एविडेंस मिलने लगे और जो एविडेंस शिवानी के कातिल होने की तरफ इशारा करने लगे, फिर चाहे घर में दो लोगों के मौजूद होने की बात हो, कॉल डिटेल में पति के अलावा उसका किसी और इंसान से अफेयर होने की बात हो, गोली उसके पति के राइट हैंडर होने के बावजूद उसकी कनपट्टी के बाईं ओर लगी होने की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जब शिवानी की तरफ इशारा कर रही थी तो पुलिस ने फिर शिवानी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। और इस पूछताछ के साथ साथ पुलिस ने कपिल चौधरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया था, जैसा कि तकरीबन हर क्राइम के मामले में होता ही है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो एक और कहानी, एक और क्लू इस मामले में पुलिस को मिला और वो क्लू ये था कि मौत से पहले, सिर पे गोली लगने से पहले कपिल चौधरी को कोई नशीली चीज़ दी गई थी। अगर कोई इंसान खुदकुशी करता तो या तो वो जहर खाकर या नशीली चीज़ खाकर कर लेता। ऐसा आम तौर पर नहीं होता है कि कोई नशीली चीज़ भी खा ले फिर खुद को गोली भी मार ले, मतलब दो तरीक़ों से खुदकुशी करे, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तो इस मामले में कपिल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कपिल को मौत से पहले कोई नशीली चीज़ दी गई थी। अब शिवानी पर शक पुलिस का लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बगैर देर किए हुए शिवानी को हिरासत में लिया और उसे सख्ती से पूछताछ की। और जब पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कहानी बेसिकली ये थी कि शिवानी जो है शादीशुदा होने के बावजूद अंकुश नाम के लड़के के साथ इन्वॉल्व थी, उससे काफ़ी करीब थी और इसकी वजह से अक्सर पति पत्नी के बीच में, कपिल और शिवानी के बीच में झगड़ा हुआ करता था। और कपिल थोड़ा हिंसक स्वभाव का भी था, वो शिवानी पर हाथ उठाया करता था, उसे मारा करता था
और शिवानी को ऑब्वियसली ये बात अच्छी नहीं लगती थी। कुछ समय पहले कपिल ने कथित तौर पर शिवानी को पीटा था, उसे थप्पड़ मारे थे, और तब से जो है शिवानी बदले की आग में अंदर ही अंदर जल रही थी। और फिर उसने ये तय किया कि वो अपने प्रेमी अंकुश के साथ मिलकर अपने पति कपिल की हत्या कर देगी। और इसी प्लानिंग के मुताबिक उसने 3 मार्च की शाम को डिनर में नशे की गोलियां, नींद की गोलियां मिला दी, और ये नींद की गोलियों वाला खाना खाने के बाद शिवानी का पति कपिल चौधरी वो गहरी नींद में सो गया। और जब वो गहरी नींद में सो गया तो शिवानी ने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड अंकुश को फ़ोन किया और कहा कि फ़ौरन यहाँ चले आओ और आज ही कपिल को गोली मारो, इससे छुटकारा मिले और हम नई शुरुआत करें। अंकुश जो है वो शिवानी के प्यार में पागल, वो तमंचा लेकर चुपचाप कपिल चौधरी के घर में घुसा, शिवानी के घर में घुसा, और उसने हाथों हाथ कपिल को बिल्कुल करीब से उसकी बाईं कनपट्टी पर गोली मारी और वहाँ से फरार हो गया। कोई एविडेंस, कोई प्रूफ इस चीज़ का शुरुआती तफ्तीश में विजिबल नहीं था, पुलिस को नहीं मिला था। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश होती गई, सीडीआर से अंकुश के नाम का पता चला, गोली लगने के तौर तरीके पर पुलिस ने गौर किया, तो पुलिस का शक जो है गहराने लगा। फिर शिवानी से पूछताछ होने पर यह पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई, और इस तरह से पुलिस ने शिवानी के साथ साथ उसके आशिक, उसके पारामर कपिल, माफ़ कीजिएगा, अंकुश को भी गिरफ्तार कर लिया और इस मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। तो ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को मैंने व्योमकेश बख्शी वाले उस एपिसोड से इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर पुलिस ने उस वक्त ये ठीक से नोटिस नहीं किया होता कि गोली जो है वो कपिल चौधरी के बाईं कनपट्टी पर लगी है और कपिल चौधरी एक राइट हैंडर इंसान है, तो फिर शायद इस मामले की तफ्तीश जो है इस तरह से आगे नहीं बढ़ती, और ये भी हो सकता है कि गुनहगार पकड़े नहीं जाते। लेकिन जिस भी पुलिस के ऑफिसर ने इस मामले पर गौर किया और पुलिस की टीम ने इस मामले की जांच की, उन्होंने इस पहलू पर भी ध्यान दिया और इसी के साथ इस मामले का खुलासा हुआ। इत्तेफाक एक ये भी रहा कि इस मामले में जो कातिल था उसने भी, देखिए, मतलब ये मैं कहूँगा कि रिटर्न ऑफ कर्मा इसे ही कहते हैं, उसके भी कर्म का नतीजा ये हुआ कि उसने ये जो गलत काम किया, इत्तेफाक से उसने भी गोली बाईं कनपट्टी पर ही मारी। अगर उसने दाईं कनपट्टी पर गोली मारी होती तो शायद ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझता। हालांकि सुलझता ज़रूर, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते थे इस केस को सॉल्व करने के, जैसा कि हमने इस केस पर जब गौर किया तो आपने भी नोटिस किया होगा। तो इन शॉर्ट यही थी पूरी कहानी। चलिए, आज आप लोगों से बातचीत करते हुए मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि अगर मान लीजिए गोली दाईं कनपट्टी पर लगी होती तो पुलिस का पहला शक जो है इस मामले में किस चीज़ पर हो सकता था। कैसे पुलिस ये मानती कि ये मामला मर्डर का ही है, सुसाइड का नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इसके साथ ही इस घटना पर और ख़ासकर इस महिला और उसके आशिक की भूमिका पर आपकी क्या सोच है, उस पर भी अपनी राय दीजिए। मुझे हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो स्टोरी मैंने कल आपको सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह काले जादू ने 2 बच्चों की जान ले ली, उस कहानी पर आप सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया कहना चाहता हूं और कुछ कमेंट्स अभी पढ़ना चाहता हूं। शंकर राव आसोडा जी ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा, आई एम ऑलवेज लिसनिंग टू योर क्राइम स्टोरीज ब्रो, थैंक्स फॉर शोइंग द ट्रूथ, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच शंकर जी, शंकर भाई, बहुत धन्यवाद आपका। मरियम मोहम्मद जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि यह अनबिलीवेबल है। मेरी प्रीवियस स्टोरी की बात वो कर रही हैं, और अनबिलीवेबल उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला है, और हत्या के पीछे जैसे लोगों का नाम और चेहरा बेनकाब हुआ है उसके बारे में सुनकर कोई भी ये कहेगा कि इस तरह की घटनाओं पर यकीन करना मुश्किल है। इकराम आलम ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि बच्चों की हत्या करने वाले गुनहगारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मामूनी बोरगोहा जो है उन्होंने भी कमेंट किया है, उन्होंने भी हार्श पनिशमेंट की वकालत की है। थैंक यू वेरी मच। सादिक रज़ा साहब ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को जो है वो काले जादू के खिलाफ और सख्त कानून बनाना चाहिए, और जो भी तंत्र मंत्र करने वाले डुप्लीकेट मौलाना, ओझा, ये सारे लोग हैं, उनके साथ और सख्ती से पेश आनी चाहिए। अली इमरान साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भाम्बू जी,
रोज़ाना मेरी स्टोरी पर कमेंट करते हैं, राम राम लिखते हैं, मेरी ओर से भी राम राम स्वीकार कीजिए। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका, प्रिया सलाम। अली है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। रितिका जी राजस्थान से हैं और रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत है आपका। और एमडी तुर्जो के नाम से एक आईडी है, इन्होंने बांग्ला में लिखा है, আমি আপনাদের একজন নিয়মিত দর্শক, আপনাদের মাধ্যমে এরকম ক্রাইমের ঘটনা হাজারো বার শুনেছি, এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিকের কথা এবং নরবলির কথা। তাতে আমার মনে হয় আপনাদের দেশে কুসংস্কার অনেক বেশি, এগুলো থেকে সাধারণ মানুষকে আপনাদেরকেই সচেতন করতে হবে, দয়া করে যাতে আর কোনো शिशु বা কোনো মানুষ এরকম हत्याकांडेर शिकार ना हो। इन्होंने जो बात लिखी है उससे मुझे ये समझ में आता है कि इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, ये भारत के नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये लिखा है कि ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की बहुत सारी कहानियाँ क्राइम तक पर और दूसरे अलग अलग फोरम पे वो सुनते रहे हैं जो भारत की हैं, और इन कहानियों को सुनकर उन्हें ये लगता है कि भारत में अंधविश्वास का काफ़ी बोलबाला है, और मीडिया वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को जागरूक करे कि वो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करे और ख़ुद को बचाने की कोशिश करे। तो इनका ये सुझाव जो है वो अनडाउटेडली मतलब मानने वाली बात है। और रही तंत्र मंत्र और काले जादू वाली बात, तो बहुत ज़्यादा बोलबाला तो नहीं है मिस्टर एमडी तुर्जो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतनी बड़ी आबादी है, तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की सोच भी है, और ऐसा हर जगह होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि काले जादू वालों का पूरे भारत में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन हाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। रणवीर कुमार शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, इन्होंने कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कुमार ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने ये लिखा है कि जिस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पहले ये लोग कहते थे कि बेटा भले कुपुत्र हो जाए, मतलब बुरी औलाद निकले, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, यानी बुरी माँ नहीं होती। लेकिन अब शायद ये कलयुग है, माएँ भी जो है वो बुरी होने लगी है। रहमान व्लॉग्स जो हैं वो सूरत से हैं, उन्होंने सूरत आने की दावत दी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें स्टोरी टेलिंग मेरी काफ़ी अच्छी लगती है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं। संगीता हेगड़े जी का भी कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका संगीता जी। शंकर लाल बिश्नोई जी, बालक राम पंचम जी, SH के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। हिमा जी, मरियम मोहम्मद, राधा रवि शुक्ला जी, प्रवीण बंदे, रवि कुमार, अमृत रजक, राजेंद्र सिंह, राज्यलक्ष्मी सिंह ने भी कमेंट किया है। रिजवाना परवीन और ममता रावत, बहुत सारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे दर्शकों के नाम और कमेंट एक बार में पढ़ना संभव नहीं होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट करते रहिए। मैं सारे कमेंट जो है यूं ही रैंडमली स्क्रॉल करते हुए पढ़ता हूं आपके सामने मोबाइल हाथ में लेकर, तो इसीलिए अगर आपका कमेंट किसी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ तो आप ये समझिए कि वो जो है पढ़ते वक्त रैंडमली मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजर रहा होता है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, अपनी बात रखते रहिए। और आज जो कहानी, जो घटना मैंने आप सबको सुनाई, उस कहानी का इन्वेस्टिगेशन और किस तरीके से हो सकता था, इसके बारे में अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई राय है, तो प्लीज़ वो भी हमें ज़रूर दीजिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त भी दीजिए, साथ ही अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।